दोस्तों, मुंबई में सड़क के किनारे एक भिखारी सोया हुआ था। तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से वो उठकर बैठ जाता है और देखता है कि 4 क्रिमिनल हाथों में पिस्टल लिए एसपी साहब के ऊपर फायर कर रहा है। एसपी साहब भी हाथों में पिस्टल लिए उनका मुकाबला कर रहे थे और वो भी फायर कर रहे थे बचते बचाते हुए, क्योंकि एसपी साहब खुले में थे और वो चारों एक गाड़ी के आड़ में थे। तभी 2 गोली एसपी साहब को लगती है, एक हाथ में एक पैर में। एसपी साहब के हाथों से पिस्टल छूट के नीचे गिर जाता है और पैर पकड़कर कराते हुए वो भी नीचे गिर जाते हैं। जब उन गुंडों ने कि देखा एसपी साहब के हाथ से पिस्टल नीचे गिर गया है, तो चारों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और मुस्कुराते हुए, पिस्टल लहराते हुए, ठहाका लगाते हुए बोलते हैं, अब तेरा क्या होगा एसपी। एसपी साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं, पुलिस वाला हूँ, मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराऊंगा। पुलिस वाला हूँ, मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराऊंगा और मौका मिले तो तुम जालिमों का 100 गिरा जाऊंगा। उनमें से एक अपराधी बोलता है, रस्सी जल गए लेकिन बल इसके नहीं गए। बाकी तीनों ठहाका लगाने लगते हैं और हाथों में पिस्टल लिए हुए वो एसपी की तरफ बढ़ते हैं। एसपी साहब अब समझ चुके थे अब उनका शहीद होने का वक्त आ गया है। वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी दोस्तों 4 धमाका होता है और जो ठहाका था वो चीख में बदल जाता है। अब एसपी साहब आंख खोलते हैं और देखते हैं वो चारों अपराधी के सिर में सुराख हो चुका था, यानी कि सिर में गोली लगी थी और चारों भरभरा के जमीन पर गिर गए थे। एसपी साहब इधर उधर देखते हैं, तभी उनकी नज़र भिखारी पे आके अटक जाती है। जो भिखारी रोड के किनारे लेटा हुआ था वो पिस्टल में फूंक मारता हुआ अपने गंदे से थैले में वो पिस्टल को छुपा रहा था। यह देख एसपी साहब को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि एक भिखारी इतना सॉलिड निशाना कैसे लगा सकता है। तभी वो भिखारी एसपी साहब की ओर देखकर बोलता है, कैसे हो अरुण, ठीक तो हो। अब एसपी साहब बिल्कुल असमंजस में पड़ जाते हैं। दोस्तों, एसपी साहब मन ही मन सोचते हैं, अभी मेरे मुंबई आकर 10 ही दिन हुए हैं और 10 दिन के अंदर ये मेरा नाम कैसे जानता और मुझे पहचानता कैसे है। दोस्तों, वो भिखारी कौन था, वो एसपी साहब को कैसे पहचानता था, उसका निशाना इतना तगड़ा कैसे था, इतना सटीक कैसे था, आखिर क्या रहस्य उस भिखारी का। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद मुझे निरंतर मिल रहा है। मेरे वीडियो को आप लोग बहुत संख्या में लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और जो नए दोस्त मेरे इस वीडियो पर आए हैं, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं और आप हमारे यूट्यूब फैमिली के सदस्य हैं। धन्यवाद। आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बिहार के एक गाँव से शुरू होती है। वहाँ 2 दोस्त रहा करते थे, अरुण और विशाल। दोनों के पिता फौज में थे। दोनों बच्चे के खून में देशभक्ति भरी हुई थी। वो बचपन से ही एकदम देशभक्त टाइप के बच्चे थे और स्कूल में हर गेम में एक्टिव रहते थे। जब वो दोनों हाई स्कूल में चले जाते हैं तो एनसीसी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे करके दोस्तों समय गुजरता है। अब वो 10th पास करके कॉलेज में आ चुके थे। अब कॉलेज में एनसीसी में उनसे फायरिंग कराई जाती है। दोनों को फायरिंग के तरीके सिखाए जाते हैं। दोनों ध्यान लगा सब कुछ सीखते हैं और दोस्तों अव्वल नंबर 1 निशानेबाज बन जाते हैं। अब इस निशानेबाजी की वजह से उनके कॉलेज में उन्हें बहुत सारा प्राइज मिला था, मेडल मिला था और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी उन्हें प्राइज मिला था और सर्टिफिकेट भी मिला था निशानेबाजी का। दोनों अपने कॉलेज का, अपने एनसीसी कैडर का बड़े अच्छे शूटर होते हैं, अच्छे निशानेबाज होते हैं। दोस्तों, दोनों का शौक था, दोनों का अरमान था आईपीएस अधिकारी बनना और आईपीएस अधिकारी बन के अपने समाज, अपने देश की सेवा करना, ताकि क्राइम को जड़ से मिटा सके। दोस्तों, अरुण और विशाल दोनों का एक फेमस डायलॉग था। जब भी ये दोनों मिलते थे ये डायलॉग जरूर बोलते थे कि चीर कर बहा दूंगा लहू सीने का, चीर कर बहा दूंगा लहू सीने का, अरे यही तो मजा है वर्दी में जीने का। दोस्तों, समय बीतता है, दोनों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। अब वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यूपीएससी का फॉर्म भर देते हैं। दोनों बहुत ही जिद्दी थे, बहुत ही जुनूनी थे और यूपीएससी भी पास कर जाते हैं। वो आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो दोस्तों उनके साथ भी ऐसा ही होता है और वो जीत जाते हैं, यूपीएससी कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोस्तों दोनों दोस्त बहुत ही खुश होते हैं कि उन्हें मौका मिल गया है समाज सेवा का। अपने पिता को बताते हैं, उनके पिता भी बहुत ही खुश होते हैं। अब समय आ जाता है दोनों को ट्रेनिंग में जाने का। दोनों दोस्त ट्रेनिंग में जाते हैं और मन लगाकर सीखते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग करते हैं और अपने अपने कैडर का सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट साबित होते हैं। वहाँ भी उन्हें निशानेबाजी में मेडल मिलता है और अपने कोर्स का बेस्ट फायरर होते हैं वो। अब दोस्तों दोनों दोस्त बिछुड़ने वाले थे। अब उनका समय आ गया था दोनों एक दूसरे से अलग होने का, क्योंकि ट्रेनिंग समाप्त हो गई और विशाल की पोस्टिंग मुंबई कर दी जाती है और अरुण की पोस्टिंग उत्तर प्रदेश कर दी जाती है। अब दोनों दोस्त
अपने अपने जगह पर अपने अपने एरिया का माफियाओं का सफाया करना शुरू कर देते हैं। दोनों अपने अपने इलाके के थाने में एक बोर्ड लगवाते हैं, वहाँ लिखवाते हैं, दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, पुलिस हमेशा आपकी सेवा के लिए आपके साथ। दोस्तों, इसका पब्लिक पर बहुत असर पड़ता है, पब्लिक उन पर भरोसा करने लगती है। आपको पता है दोस्तों, मुंबई महानगर है, यहाँ क्राइम बहुत बड़े पैमाने पर होती है और विशाल साहब वहाँ क्राइम समाप्त करने का ठान लेते हैं और माफियाओं का एनकाउंटर करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, माफियाओं में दहशत तो हो ही गई थी, लेकिन उनके अंदर एक जिद सी हो गई थी कि विशाल को समाप्त कर देना। अब बड़े बड़े माफिया आपस में मीटिंग करने लगे थे कि अगर मुंबई में रहना है चैन से, तो अगर बड़े पैमाने पर काम करना है तो विशाल एसपी को अपने लाइन से हटाना ही पड़ेगा, रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। पहले तो बड़े बड़े नेता और मंत्री का दबाव डलवाते हैं अफसर के ऊपर कि विशाल एनकाउंटर ना करे, क्योंकि ये पकड़ता नहीं था मुजरिम को, सीधा ठोक दिया करता था और कहता था तुम सरकारी दामाद नहीं हो तो तुम्हें जेल ले जाकर खाना खिलाऊंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा, और सीधा एनकाउंटर करता था। अब मुंबई में दोस्तों एसपी विशाल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाने लगा था, उसकी बड़ी दहशत थी। अब इधर दोस्तों अरुण भी उत्तर प्रदेश में यही काम करना शुरू कर दिया था, ये भी उत्तर प्रदेश में माफियों का सफाया करना शुरू कर दिया था और ये भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाने लगा था। अब आए दिन अखबार में, टीवी में, न्यूज में विशाल और अरुण का नाम फेमस रहता था। विशाल के ऊपर बड़े अफसरों का दबाव आता है, बड़े बड़े नेता मंत्री का दबाव आता है कि वो एनकाउंटर ना करे, लेकिन विशाल किसी की बात नहीं मानता है। जब भी मौका मिलता वो ठोक देता था। अब माफिया की तरफ से, गुंडे की तरफ से विशाल को धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी दोस्तों, लेकिन विशाल इस धमकी कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि इसकी कोई कमजोरी थी नहीं। समय गुजरता है दोस्तों, उसके माता पिता उसे फ़ोन करते हैं कि तुम्हारे लिए एक लड़की हमने देखा है, आके देख जाओ। दोस्तों, विशाल जाता है छुट्टी 1 महीने का और गांव जाकर सीधा शादी करके ही वापस आता है। वो अपने माता पिता को बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को मुंबई ले जा रहा हूँ, और अपनी वाइफ के साथ मुंबई आ जाता है। अब दोस्तों, ये बात पुलिस महकमा के साथ साथ गुंडा माफियाओं में भी प्रचलित हो गया था कि विशाल साहब ने शादी कर लिया है। अब दोस्तों, माफिया लोगों को एक कमज़ोर कड़ी मिल गई थी विशाल की। अब ये माफिया विशाल को धमकी देते हैं कि अगर तुम एनकाउंटर बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार देंगे, लेकिन विशाल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, 2 साल के बाद विकास को एक बेटा भी होता है। अब विकास बाप बन चुका था और बहुत ही खुश था अपने जीवन में। तभी दोस्तों माफियाओं ने एक मीटिंग किया और उस मीटिंग में निर्णय होता है कि विकास की कमज़ोर कड़ी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे हैं, उसे मार दिया जाए, और सारे मिलकर उसे क्वार्टर पर अटैक कर देते हैं। उस टाइम विकास ड्यूटी पे था। तभी एक पड़ोसी का फ़ोन आता है और बोलता है साहब आपके घर में कुछ गुंडों ने हमला किया है। विकास आनंद फानंद में पुलिस दल लेकर अपने क्वार्टर पे जाता है तो वहाँ देखता है अपनी पत्नी का लहूलुहान लाश, कई गोलियां उसे लगी थी, और छोटे दूध मुँहे बच्चे को भी 2 गोली लगी थी और दोनों की स्पॉट डेथ हो जाती है। अब दोस्तों विकास पगला जाता है, बिल्कुल वो पागल सा हो जाता है, क्योंकि वो पत्नी और बच्चे से बहुत प्यार करता था। अब वो दोस्तों कसम खाता अपनी पत्नी के लाश पर कि इस मुंबई से मैं माफिया को जड़ से मिटा दूंगा। अब दोस्तों विशाल दिन रात ड्यूटी में लग जाता है और माफिया को सफाया करना शुरू कर देता है। जहाँ भी उसे मौका मिलता माफिया को ठोक देता। अब बड़े बड़े अफसर उसे समझाने लगे थे, कोई कोई तो वार्निंग भी देने लगे थे, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता। एक दिन तो वो अपने बड़े अफसर पर ही पिस्टल टान देता है, बोलता आप अगर माफिया की हिमायत करोगे एक दिन मैं आपको भी ठोक दूंगा। दोस्तों उसके बड़े अफसर भी डर जाते हैं। जब दोस्तों विशाल किसी काबू में नहीं आता है तो बड़े बड़े माफिया, मंत्री, नेता और बड़े ऑफिसर्स मीटिंग करते हैं कि विशाल को मुख्यालय में भेज दिया जाए। और दोस्तों ऐसा ही होता है, विशाल की पोस्टिंग आती है, उसे मुंबई मुख्यालय में बुला लिया जाता है। दोस्तों अब ये विशाल सारी चाल समझ जाता है, लेकिन उसने अपनी पत्नी की लाश पर कसम खाई थी कि यहाँ क्राइम मुक्त कर दूंगा। अब दोस्तों विशाल भी एक चाल चल देता है। दोस्तों अपनी सरकारी गाड़ी से जा रहा था और एक खाई में गाड़ी को गिरा देता है। वो पहले से प्लानिंग सेट था और गाड़ी गिरने से चंद सेकंड पहले वो कूद जाता है और खाई में साइड हो जाता है। अब चारों तरफ दोस्तों न्यूज़ पर आ गया था विशाल एसपी साहब का गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, खाई में गाड़ी गिर गई है। आनंद फानंद में पुलिस दल आती है, बचाव राहत वाले भी आते हैं और गाड़ी को किस तरह निकालते हैं, क्योंकि गाड़ी में आग लग चुकी थी। विशाल की लाश को खोजा जाता है तो विशाल की लाश नहीं मिलती है। अब सब अनुमान लगाते हैं गाड़ी पलटने से पहले विशाल की लाश गिर गई होगी कहीं। बहुत ढूंढा जाता है लेकिन विशाल की लाश नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों बड़े अफसरों में और माफियाओं में सुकून आ गया था। अब वो चैन की नींद सो रहे थे और खूब जश्न मना रहे थे। लेकिन दोस्तों उनका ये चैन, उनका ये खुशी कुछ ही घंटे का या कुछ ही दिन का मेहमान था। अब दोस्तों ऐसा होने लगा था मुंबई में, आए दिन कभी किसी गैंग का 4-5 आदमी को मारा जाता था, फिर दूसरे दिन दूसरे गैंग का 4-5 आदमी को मारा जाता था। अब आपस में गैंगवार की स्थिति पैदा हो गई थी। एक गैंग वाले समझते थे कि अपना वर्चस्व कायम करने के लिए दूसरे गैंग ने हमारे आदमी को मारा है, दूसरे गैंग वाले समझते थे उस गैंग वाले ने हमारे आदमी को मारा है, और एक दूसरे पर वो अटैक करने लगे थे।
मुंबई की स्थिति दोस्तों बेकाबू हो जाती है। अब बड़े बड़े अफसर का मीटिंग होता है, बड़े बड़े नेता का दबाव आता है कि मुंबई को काबू में करो। अब बड़े बड़े अफसर मीटिंग करते हैं कि यहाँ एक ईमानदार आदमी चाहिए, ईमानदार पुलिस वाले को चुन चुन के मुंबई में लाया जाता है। इसी क्रम में दोस्तों उत्तर प्रदेश से अरुण को भी लाया जाता है, क्योंकि वो भी ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और अच्छे निशानेबाज था। सभी अफसर बोलते हैं कि जब तक विशाल जिंदा था तब तक क्राइम पर कंट्रोल था, लेकिन विशाल के जाते ही कि क्राइम बेकाबू हो गया है। लेकिन एक बात और थी, गुंडे रोज 10-20 मर रहे थे आपस में गैंगवार करके, लेकिन ये बात कोई समझ नहीं रहा था कि हो क्या रहा है। अब दोस्तों एसपी अरुण को बुलाया जाता है उत्तर प्रदेश से। एसपी अरुण आते हैं, वहाँ सारी फाइल की रीडिंग करते हैं और विशाल के बारे में भी जानते हैं। उन्हें बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि वो उनका दोस्त था। अब वो भी कसम खा लेता है कि मैं विशाल की कसम को पूरा करूंगा, यानी कि मुंबई को क्राइम मुक्त कर दूंगा। और दोस्तों अरुण भी उसी नक्शे कदम पर चल निकलता है और एनकाउंटर करना शुरू कर देता है। एक बार फिर माफियाओं में खलबली मच जाती है। बोला एक तो पहले विशाल था, अब दूसरा आ गया अरुण, अब क्या करें। अरुण पर भी दोस्तों किसी अफसर, किसी की दबाव का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो भी बेखौफ होकर जहाँ भी मौका मिलता था माफियाओं को ठोकना शुरू कर देता था और दौड़ा दौड़ा कर माफिया को मार रहा था। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, अरुण ड्यूटी समाप्त करके अपने क्वार्टर की ओर जा रहा था, तभी एक गाड़ी सामने से आकर रुकती है और उसमें से 4 माफिया निकलते हैं पिस्टल लिए हुए और धनाधन अरुण के ऊपर फायर कर देते हैं। अरुण भी बहादुर एसपी था, वो भी फटाफट छलांग लगा के गाड़ी खोल के बाहर निकल जाता है, अपना पिस्टल निकाल लेता है और जवाबी फायर देना शुरू कर देता है। दोस्तों ये फायर की आवाज़ से उसी रोड के किनारे एक भिखारी सोया हुआ था, वो उठ के बैठ जाता है और देखता है कि एसपी अरुण के ऊपर 4 बदमाश फायर कर रहे हैं और चारों बदमाश गाड़ी कोर्ट में थे और एसपी साहब खुले में थे। वो अपना बच भी रहे थे, बचाव भी कर रहे थे और बदमाशों के ऊपर फायर भी कर रहे थे। तभी दोस्तों 2 गोली चलती है और एसपी के हाथों में लगती है, एक पैरों में लगती है। अरुण के पिस्टल छूट के गिर जाता है और वो लड़खड़ा के नीचे गिर जाता है। तभी वो माफिया देखते हैं कि अरुण का पिस्टल नीचे गिरा हुआ है, तो चारों गाड़ी की ओर से बाहर निकलते हैं और पिस्टल लहराते हुए, ठहाके मारते हुए एसपी अरुण की तरफ बढ़ते हैं। अब एसपी अरुण ने यह समझ लिया था कि मेरा शहीद होने का वक्त आ गया है। दोस्तों वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तब तक हवा में 4 फायर होता है, उन चारों बदमाश के ठहाके चीख में बदल जाती है। जब एसपी अरुण हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि चारों बदमाश के सिर में सुराख हुआ पड़ा है और धरती पर धारीशायी हो चुके हैं। जब दोस्तों उनका नज़र इधर उधर जाता है तो देखते वो भिखारी, जो मैला कुचल सा भिखारी बैठा हुआ था रोड के बगल में, वो पिस्टल को अपने गंदे से झोले में छुपा रहा है। ये देखकर एसपी अरुण हक्के बक्के से रह जाते हैं कि एक भिखारी की इतना तगड़ा निशाना कैसे हो सकता है, इतना सटीक निशाना कैसे हो सकता है कि चारों के सिर में ही गोली मारी, कोई मौका नहीं दिया। वो भिखारी की तरफ बड़ा ही असमंजस से देखते हैं। तभी वो भिखारी बोलता है, कैसे हो अरुण, ठीक तो हो ना। तभी एसपी अरुण और भी असमंजस में पड़ जाते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं, अभी मेरा मुंबई आकर 10 दिन ही हुआ है, ये मुझे पहचानता भी है और मेरा नाम कैसे जानता है। वो अपना दर्द भूलकर वो भिखारी की तरफ बड़ा ही गौर से देखने लगते हैं। तभी वो भिखारी मुस्कुराता हुआ बोलता है, चीर कर बहा दूंगा लहू सीने का, चीर कर बहा दूंगा लहू सीने का, यही तो मजा है बिना वर्दी में जीने का। दोस्तों ये डायलॉग जैसे ही वो भिखारी बोलता है, अरुण साहब एकदम उछल के खड़े हो जाते हैं, अपना दर्द का परवाह न करते हुए आकर उसके गले से लिपट जाते हैं। बोलते अरे विशाल, तुम जिंदा हो। हमारे खुशी से दोनों दोस्त रोने लगते हैं। अब वो भिखारी बोलता है, जो कि सच में असल में एसपी विशाल था, कि ज़्यादा बातें मत करो, तुम्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, और उसे कंधे पर डालता है, अरुण की गाड़ी पर ले जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ से पुलिस टीम को फ़ोन कर देता है कि तुम्हारे एसपी साहब को गोली लगी है। आनंद फानंद में पुलिस पहुँचती है। पुलिस पहुँचने से पहले ही विशाल अपने दोस्त अरुण से कसम ले लेता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना, हम तुमसे बाद में संपर्क करेंगे। अरुण भी दोस्तों किसी कुछ नहीं बोलता है। जब वो स्वस्थ हो जाता है तो एक दिन विशाल उससे मिलने आता है और उसे अपने घर ले जाता है और सारी कहानी अपनी बताता है कि उसके साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। बोला कि हमने सोचा वर्दी में रहकर, बंदिश में रहकर हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बंदिश थी। विशाल साहब बताते हैं, नेताओं का बंदिश, मंत्री का बंदिश, बड़े बड़े अफसरों का बंदिश कि तुम एनकाउंटर ना करो। फिर वो लोग एक साजिश के तहत हमारी पोस्टिंग मुख्यालय में कर देते हैं। फिर हमने एक प्लान बनाया, अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करा दिया और मैं कूद गया था और मैं बिना वर्दी का अब मैं भिखारी की बेस में मुंबई में घूमता हूँ। जहाँ भी मुझे क्राइम का अंदाजा होता है रात को उसे सफाया कर देता हूँ। अब मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है और मैंने अपनी पत्नी की लाश के ऊपर कसम खाई है, इस मुंबई को क्राइम से मुक्त कर दूंगा। एसपी अरुण बोलते हैं कि दोस्त तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे इस मुहिम में
तुम्हारी इस प्रतिज्ञा में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर दोनों प्लानिंग बनाते हैं, बोलते हैं ठीक है तुम वर्दी में काम करो और मैं बिना वर्दी में काम करूँगा, दुनिया के लिए मुझे मरा ही रहने दो। और दोस्तों दोनों दोस्त मिलके मुंबई में कोहराम मचा देते हैं, दिन और रात अपराधियों की सफाई करते रहते हैं। जहाँ भी मौका मिलता दोनों ठोक देते थे, और जहाँ एसपी अरुण को बंदिश का शिकार होना पड़ता था, दबाव मिलता था कि यहाँ ये काम नहीं करना है, वहाँ एसपी विशाल भिखारी के वेश में जाता था और ठोक देता था। न माफिया को ये बात समझ में आती थी, न बड़े अफसरों को समझ में आती थी कि आखिर सफाई कैसे हो रहा है, कौन ठोक रहा है। दोस्तों ये कहानी ऐसी चलती रही और आगे भी चलती रहेगी। कहते हैं ना दोस्तों, जब दुनिया जश्न मनाती है तो पुलिस वाले फर्ज निभाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।